हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और रिवीजन को और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा बनाने के लिए नीट सारथी कोटा लेकर आया आपके लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम पहली बात तो इस क्रैश कोर्स का एक रोड मैप जान लेते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हर चैप्टर को हम वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मतलब एक चैप्टर को एक ही बार में हम कंप्लीट करने वाले हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब जो आज का हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक्स के जो काइनेमेटिक्स होता है पूरा सेक्शन, उसमें ये तीसरा चैप्टर होता है रिलेटिव मोशन। पिछले कई सालों से देखा गया है नीट में इससे हर बार एक सवाल आ ही रहा है। जिन लोगों को और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाना है, उन लोगों के लिए नीट सारथी कोटा की तरफ से लक्ष्य टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 8 नंबर ऑफ मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं, मतलब 8 मेजर टेस्ट मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है 29 मार्च से। साथ ही साथ आपको 20,000 से भी ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पर। और जिन लोगों को अपनी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन को और अच्छा करना है, उनके लिए 300 से ज्यादा डीपीपी, 200 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन, इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बात देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि भाई जो कौन कौन सी किस चीज को हम रिलेटिव मोशन में जो टर्म्स यूज करने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम रिलेटिव पोजीशन को जानेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम और कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। डेफिनेशन समझने से पहले इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल यहाँ पर गिवन है P, एक पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास गिवन है और इसकी हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं। कहां से देखना चाह रहे हैं? किसी पॉइंट ए से। तो हमें क्या लिखना चाहिए? और इसी सेम पार्टिकल को हम किसी दूसरे पॉइंट बी से भी देखना चाह रहे हैं। तो यहां पर अगर इस वाले पार्टिकल की हम पोजीशन लिखना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इस वाले पार्टिकल की हम P की पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू V। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेल है, जो टेल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं किसकी तरह? एक ऑब्जर्वर की तरह कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ले कहीं पर लिखा हुआ है आर पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का तरीका है पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A। अगर किसी ने लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसको ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B। यहां पर एक चीज देखते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, अगर पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A देख रहे हैं तो इसमें जो A वाला पॉइंट है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जर्वर की तरह। क्योंकि लिखा क्या हुआ है? पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो जो वेक्टर का इनिशियल वाला पॉइंट है, जो इनिशियल वाला पॉइंट है जहां से हम चीज देख रहे हैं, A को हम कंसीडर किसकी तरह कर रहे हैं? यहां पर ऑब्जर्वर की तरह कंसीडर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फाइनल वाला पॉइंट है, जो वेक्टर का हेड है, उसको हम कहां किसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं? उसको कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह। तभी तो हम लिख पा रहे हैं कि भाई इस पार्टिकल की अगर हमें पोजीशन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, तो हम लिख देते हैं कि पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A। तो जो A वाला पॉइंट है इसको हम किसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं? इसको हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जर्वर की तरह। और जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो हेड वाला पॉइंट है, इसको कंसीडर किसकी तरह कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। कुछ कुछ ये पढ़ने से पहले ग्राउंड सा बना रहे हैं कि भाई इसमें हम कैसे कैसे वर्ड यूज करने वाले हैं और उनका क्या मतलब होने वाला है।
अब देखते हैं, किसी ने इस पार्टिकल P की पोजीशन को A के रिस्पेक्ट में देखा और क्या बोला कि ये लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B, जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं। कोई ये चाहता है कि इस वाले पोजीशन को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इस वेक्टर को घुमा दें तो हम लिखेंगे कि भाई पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P, अगर ऐसा लिखना चाहें, क्योंकि जो इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसको किसकी तरह कंसीडर कर रहे होते हैं, उसको कंसीडर कर रहे होते हैं हम ऑब्जर्वर की तरह। तो यहां पर पॉइंट तो अभी भी P रहेगा और यहां पॉइंट अभी भी A रहेगा। तो जब हमने इनको दोनों बातों को लिखा है, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A लिखना था, यहां पर पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A लिखना था, ठीक है, क्योंकि A हमने लिखा हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट बात देख के बताओ कि जो पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A लिखा हुआ है, इसी को क्या हम लिख सकते हैं उल्टा करके माइनस आर ए विद रिस्पेक्ट टू P। आप A की पोजीशन P के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, मतलब P की पोजीशन A के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, फिर से आप A की पोजीशन P के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P। ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A। तो इनका मैग्नीट्यूड दोनों का तो बराबर है, डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है उसके डायरेक्शन में। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं। जैसे अगर यहां पर कोई खड़ा हुआ है, यहां पर एक फ्लैग लगा दिया, तो इस फ्लैग से इसको हम फ्लैग नंबर 1 दे रहे हैं नाम। दूसरा एक फ्लैग किसी ने यहां लगा दिया, इसको नाम दे रहे हैं फ्लैग नंबर 2। अगर ये वाला फ्लैग इससे 40 मीटर आगे है, क्या बोल रहे हैं, 40 मीटर आगे है, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ फ्लैग 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर ऐसा लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में हम आई कैप मान ले तो 40 आई कैप लिखेंगे। आप अगर इसका उल्टा देखना चाहो, पोजीशन ऑफ फ्लैग 2 विद पोजीशन ऑफ फ्लैग 1, पोजीशन ऑफ फ्लैग 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग 2, ये फोर्स नहीं फ्लैग है, तो इसको क्या लिखना पड़ जाएगा, माइनस का 40 आई कैप। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन इक्वल एंड अपोजिट होती है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसी होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो इस बात को लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन इक्वल एंड अपोजिट होती है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन इक्वल एंड अपोजिट होती है। इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज किसी चीज से 50 मीटर आगे, तो उस चीज से दूसरी वाली चीज 50 मीटर पीछे भी होगी। आगे पढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि अगर हमें इनकी पोजीशन के बारे में कुछ बताना होगा तो हम कैसे इसको बता सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू, छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट हम इस बात को समझना चाहते हैं कि अगर हमें कुछ लिखना है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया और यहां पर कोई पर्सन ए खड़ा हुआ है, हाथ मान लो इसके, ठीक है, इसका नाम दे रहे हैं पर्सन ए। यहां पर कोई दूसरा है जो खड़ा हुआ है, पर्सन बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है कितने का, 10 मीटर का। कितने का गैप आ रहा है, 10 मीटर का। और ओरिजिन से इसके बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 5 मीटर का। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की पोजीशन बतानी है ए के रिस्पेक्ट में। बस जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के हिसाब से देखते हैं कि अगर पोजीशन बतानी है किसकी, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका यहाँ पर। सोल्यूशन की पोजीशन हमें किसकी बतानी है, पोजीशन बतानी है बी की किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। पोजीशन किसकी बतानी है, बी की किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, ए के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। इस वाले पॉइंट को हम क्या कंसीडर क्या कर रहे हैं, ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कहां से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी बतानी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ बी लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ बी लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ हम इसमें से क्या करने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ ए को घटा देंगे किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसमें से सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा कर देंगे तो पता चलेगा कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 10 + 5 15 आई कैप माइनस 5 आई कैप। अगर जानना चाहते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो वो कितना होगा, 10 आई कैप होगा। मतलब कि ए से बी 10 यूनिट आगे है। इसी बात को अगर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना पड़ेगा तो हमें पता है कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का जस्ट उल्टा होता है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हो जाएगा -10 आई कैप। रिजल्ट हो जाएगा यहां पर -10 आई कैप। ऐसे ये कहां से आया, कैसे करते हैं उसको ले छोटा सा एक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि ये रिजल्ट कहां से जनरेट होता है। ये रिजल्ट कहां से जनरेट होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया गया है बी, दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया गया है बी। आपने इस वाले ए की पोजीशन को, पोजीशन ऑफ बी को लिखना चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा लिख देंगे, बिल्कुल लिखना अलाउड है। आप अगर पोजीशन ऑफ ए लिखना चाह रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में यहां लिख रहे हैं, ओरिजिन यहां मान लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ए लिखेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो इसको ऐसा लिख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसको नीचे की तरफ लिखते हैं। अब हम लिखना चाह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ, अब लिखना चाह रहे हैं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इससे क्या लिख देंगे हम, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिख देंगे। यहां देखो ये तीनों मिलाकर एक क्या बना रहे हैं, हमारे पास ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या हम ट्रायंगल लॉ से ऐसा कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू लिखने वाले हैं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ऐसा लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड किस में इंटरेस्टेड है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में इंटरेस्टेड है। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो इधर वाली चीज को इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे जाके, पोजीशन ऑफ बी माइनस ओ माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसा कर देंगे। यहां से रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि अगर हमें बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी है, ओ ओरिजिन है, दोनों के लिए सेम है, इस बात को ऐसा लिखो, या इसी चीज को हम लोग जनरल जो लिख रहे होते हैं उस टाइम में कैसे लिख देते हैं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालना है तो हम कैसा लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, ऐसा लिख देते हैं। ये बात ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाल रहे हैं, उसकी पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन को निकालते हैं उसी की पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ऐसा ना होकर अगर ऐसा लिख दिया जाए पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस बार क्या करना चाहिए, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अब जो ए है वो भी कहां से ले रहे होंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट से ले रहे होंगे, बी कहां से ले रहे होंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट से लिख रहे होंगे। तो ये लिखना बिल्कुल इक्विवेलेंट टू ऐसा ही है। यहां पर बीच में हम कितने भी वेरिएबल्स को ऐसे ही इंट्रोड्यूस
करते हुए चले जाते हैं। अगर हम ए की पोजीशन, बस करना क्या है कि इन दोनों की पोजीशन किसी सेम रेफरेंस पॉइंट से लेना है, तो आप चाहो तो ए की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो इस जगह पर इसीलिए कितने भी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप अगर ए की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में देख लोगे तो बी की भी सी के रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेगी, ए की डी के रिस्पेक्ट में देख लोगे तो बी की भी डी के रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं, हम क्या इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं उसकी पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं उसकी पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, उसकी पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, उसकी पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब पीछे वाले सवाल पर चलते हैं। जो हमने सवाल को पीछे किया हुआ था उसको एक बार देखते हैं क्या करा था कि हमें पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना था, तो हमें क्या करना चाहिए था, सीधे बी में से ए की पोजीशन को घटा देना चाहिए था। तो बी की पोजीशन कितनी निकलती है यहाँ पर 15 और उसमें से ए की पोजीशन को सीधे घटा दिया था। ऐसे ही तो रिजल्ट आया था डायरेक्टली कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं उसमें से। ये वाला जो रिजल्ट है कहां से निकल के आ रहा है, एक बार आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है। अब आगे क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम वैसे ही जानते हैं कि इसके अगर डेफिनेशन के बात करना चाहेंगे तो क्या होता है, जैसे वेलोसिटी की क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर जो है ना, उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर is called rate of change of relative position vector is called relative velocity, relative velocity। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है, अब हमें पता चल गया कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर इस वाले पॉइंट को ए लिखा, इस वाले पॉइंट को बी लिखा और हमें बताना है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ऐसा लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ बी में से पोजीशन ऑफ ए को घटा देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, उसकी को घटा देते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम इंटरेस्टेड किस में है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने का तरीका क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को डिफरेंशिएट करने का टाइम के साथ, इसके बदलने की रेट जो होगी वही तो होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इस बात को अभी अभी लिखे सीखे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि आर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और डी टी। इनको पता है डिफरेंशिएशन में अलग अलग बांट भी लेते हैं, तो क्या लिख दिया जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डी टी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का डिफरेंशिएशन। तो यहां से जो निकल के आता है वो निकल के आता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस रिजल्ट से हम क्या समझना चाहते हैं, इस रिजल्ट से क्या समझना चाहते हैं, आइए इस रिजल्ट को देखते हैं थोड़ा सा सेपरेट पोजीशन पे, ऐसे कि जो निकला है हमारे पास वो क्या निकला है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो निकल के आया है
वो निकल के आया है वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। पोजीशन के बारे में क्या पढ़ा था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी पोजीशन को घटा देते हैं। यहां पर तो वेलोसिटी के लिए भी ऐसा आ रहा है कि हम क्या लिखना, ये इस बात को क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। तो ए की वेलोसिटी को इसमें से घटा दिया गया है। और अच्छे तरीके से इसी बात को बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी प्लस, इसको यहां पर प्लस लिखा और यहां पर हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए। दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें तो क्या कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, वेलोसिटी हो, पोजीशन हो, एक्सीलरेशन हो, तो आप क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको उल्टा करके जोड़ देते हैं। यहां देखो क्या किया गया, पहले में किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, ए के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो पहले ए की क्या करी, वेलोसिटी को उल्टा किया, मतलब नेगेटिव किया, फिर इसको जोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट बड़े काम आने वाले में, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं उसकी उल्टा करके दूसरे में जोड़ देते हैं। एक एक चीज बिल्कुल प्रूव हो रही है यहां पर, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं उसकी उल्टा करके दूसरे में जोड़ देते हैं, उसकी उल्टा करके दूसरे में जोड़ देते हैं। क्या ये इसी के लिए वैलिड है? बिल्कुल नहीं। हमने वेलोसिटी के लिए पढ़ लिया है, वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि इसको सब्सट्रैक्ट कर, पोजीशन वाले केस में हमने इसको बोला था, यहीं तक छोड़ दिया था कि जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी है उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर हमने क्या करा कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको उल्टा करके जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम पोजीशन के बारे में यही स्टेटमेंट बोलना चाहते तो आसानी से बोल सकते थे। तो जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में निकालनी पड़ जाएगी तो हम कैसे निकाल लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको उल्टा करेंगे और जोड़ देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये कोई रेफरेंस लाइन बना ली गई है, एक्सिस सिस्टम बना लिया गया है। यहां पर एक कोई कार है, ये कोई कार बना रहे हैं ऐसी, ठीक है। दूसरा इसी पर आगे आकर एक और कार बना दी गई है, ये दूसरी कार है, इसके पहिए। इस कार की वेलोसिटी को इधर कितना दे रहे हैं, इस कार का नाम है कार ए, इस कार को नाम हम C1 दे देते हैं, ठीक है। ये कार C1 है और इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी ले ली गई है 25 मीटर पर सेकेंड। इस वाले की, इसको कार क्या मान लिया हमने, कार 2 मान लिया, और इसकी वेलोसिटी दे दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। सवाल पूछ रहा है कि अच्छा अगर हम इसको केवल ऐसे लाइन में भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने रेफरेंस लाइन इसलिए बार बार बना रहे हैं कि जब भी हम कभी कर रहे हो ना क्वेश्चंस को, तो हम मान के चलें कि कहीं ना कहीं हम ओरिजिन मान चुके हैं और उसके रेफरेंस में हम अगर इसकी भी कोई बात लिख रहे हैं ना तो उसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दिया होगा तो वेलोसिटी मिली होगी। तो ये छुपी हुई सी चीज है जिसको हम दिखाते नहीं है, लेकिन हमेशा हमें बैकग्राउंड में रहती है। तो यहां क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार 1 C1 विद रिस्पेक्ट टू कार 2। दो के रिस्पेक्ट में कार 1 की वेलोसिटी बतानी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ही इसी से मिलता जुलता कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू कार 1। जस्ट इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक बार में इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं यहां पर। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं।
अगर हम देखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ कार्बन कितनी लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ C1 कितनी लिखी हुई है इस डायरेक्शन में 25 आई कैप लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन को हमने आई कैप मान लिया है। वेलोसिटी ऑफ कार 2 कितना लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ कार 2 भी इधर की डायरेक्शन में ही लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम 15 आई कैप लिख देंगे। अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार 2 जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी उल्टा करके जोड़ देते हैं। मतलब पहले जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार 2, तो इस बात का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार 2, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ कार्बन लिखना है माइनस वेलोसिटी ऑफ कार 2 लिखना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको पहले वाले तरीके से क्या बोला कि भाई घटा देते हैं, लेकिन और इसको अच्छे से लिखना चाहें तो क्या ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार्बन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार 2। पहले तो आप कार 2 की वेलोसिटी को उल्टा करो, तो वेलोसिटी ऑफ कार 2 कितनी होगी, अगर इसका उल्टा करके लिखना चाहेंगे तो माइनस बी C2 होगा, तो कितना होगा भाई -15 आई कैप। उल्टा कर दिया, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो वेलोसिटी ऑफ कार्बन कितनी दी गई थी 25 आई कैप, 25 आई कैप, और कार 2 की वेलोसिटी कितनी थी 15 आई, लेकिन इसको इसमें से क्या करना है सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो कितना रिजल्ट निकल के आया है 10 आई कैप। अब अगर वेलोसिटी की यूनिट लिख रहे हैं तो हमें इसके साथ में इसकी यूनिट भी लिख देनी चाहिए। एसआई कभी नहीं पता है तो यूनिट किस में लिखनी चाहिए, एसआई यूनिट के फॉर्म में हमें लिख देना चाहिए। तो क्या बोला है कि इस जिसको मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम लिख रहे होते हैं तो उसको क्या करो उसकी उल्टा करके दूसरे में जोड़ दो। आप किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, सी कार 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि भाई कार 1 की वेलोसिटी क्या है, तो आप इसकी उल्टा करके दूसरे में जोड़ दो। जब आप इसकी उल्टा करके दूसरे में जोड़ दोगे तो क्या निकल 25 में से अगर इसको घटा देंगे 15 तो कितना निकल के आ रहा है 15 निकल के, 15 घटा देंगे तो कितना निकल के आ रहा है 10 निकल के आ रहा है। जैसे अब हमसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अब किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं तो इसकी उल्टा करके इसमें से घटा दो, तो ऐसा लगेगा ये -10 से इधर की तरफ आ रहा है। और पहले भी हम जानते थे अगर 1 का विद रिस्पेक्ट टू जो पोजीशन होता है जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसको अगर जनरल तरीके से ऐसे बहुत आसानी से देखना चाहें, ये तो होगा पूरा मैथमेटिकल बात, आसानी से अगर इसको यूज में लेना चाहते हैं तो कैसे करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रुका हुआ मान लो, मान लेते हैं ये रुक गया। अब क्या करो, इसके पास जो कुछ भी वेलोसिटी है इसको सबको उठाओ, जो वेलोसिटी है जो एक्सीलरेशन है जो कुछ भी इसके पास पैरामीटर दिया गया है उसको उठाकर दूसरे वाले में क्या कर दो उल्टा करके जोड़ दो। आपको ये बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में कैसे आ रहा है, तो 15 से तो आगे जा रहा था, आपने क्या करा इसको रुका हुआ मान लिया तो यहीं इसको रोक दिया, जैसे इसको रुका हुआ माना इसका उल्टा किया इसमें जोड़ दिया, तो 15 में उल्टा करके 25 में उल्टा करके 15 जोड़ा तो 10 आगे की तरफ आया। तो एक ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रुका हुआ मान लेते हैं और उल्टा करके जोड़ देते हैं। ऐसे एक छोटी सी बात है, कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे तो 0। मतलब कि आदमी ना खुद से मतलब जहां खड़ा है वो अपने से ज्यादा तेज, अपने के रिस्पेक्ट में अपने से तेज कहां भागेगा, यहां से भी रिजल्ट निकल के आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पोजीशन के बारे में पूछ लेता है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर से जवाब क्या आता 0 आता। खुद से दूर आप जा ही नहीं सकते, जहां से आप खड़े हो आप अपने से रिस्पेक्ट में कहीं दूर कभी जा ही नहीं सकते। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे जो है इसमें रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात की गई है। जैसे हमने वेलोसिटी की बात की थी, वेलोसिटी के बारे में बोला था कि जिस रेट से पोजीशन वेक्टर जो है ना वो बदल रहा है, जिस रेट से पोजीशन वेक्टर बदल रहा है उसको हम क्या बोल रहे थे वेलोसिटी बदल रहे थे। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो जिस रेट से वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो अब वेलोसिटी कौन सी वाली लेंगे, रिलेटिव वाली वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, द रेट
at which relative velocity vector changes is called relative acceleration. Is called relative acceleration. इस बात का क्या मतलब है कि मतलब अगर हमारे पास कभी दिया जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमारे पास कोई वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है रिलेटिव, इसको मैंने लिख दिया है कोई वेलोसिटी वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसके बदलने की जो रेट है ना वही हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन अब अगर हम निकाल रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए डी बाई डी टी, और किसके, इसके वेलोसिटी वेक्टर के ऐसा होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को हमें पता है कि अगर हमें जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन को निकालना है उसको उल्टा करके जोड़ देते हैं या उसमें से उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस बात को क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए को इधर कर लो और इसको अलग कर देते हैं। ऐसा होता ही है कि अगर दो चीजों को हम उनमें बीच में नेगेटिव है तो उनको अलग अलग हम जोड़ सकते हैं। तो यहां से जो निकल के आया है वेलोसिटी ऑफ बी, इसको क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। अच्छा, जो ये एक्सीलरेशन ऑफ ए एक्सीलरेशन ऑफ बी निकाल रहे हैं ये भी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगा ही, लेकिन दोनों का सेम के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे अगर इसका हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले लिया तो इसका भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो कितने भी वेरिएबल यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस ऐसे करते चले जाते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकला यहां से, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। फिर से उसी बात को दोहराएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन को निकालना हो, जिसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन को निकालना हो उसमें से जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका उल्टा करो और जोड़ दो। ऐसा लिखा हुआ है, इसी बात को इक्विवेलेंट टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इसको उल्टा किया, उस इसको उल्टा किया और जोड़ दिया। देखो कि एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, जिसके रिस्पेक्ट में हमें एक्सीलरेशन निकालना है, हमें बी के रिस्पेक्ट में निकालना था तो बी का उल्टा किया और जोड़ दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ यही इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करते हैं कि हमें पता करना होगा भाई किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है उसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं और जोड़ देते हैं। इस पर बेस देख हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट है हमारे पास जिसमें कोई आदमी है, कोई पर्सन मान लेते हैं, और इसके पास एक बॉल है। ये क्या है, इसके पास एक बॉल है। इस जो बॉल को ये क्या कर रहा है, लिफ्ट के अंदर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इस बॉल को, इस क्या है, लिफ्ट है, और लिफ्ट खुद भी क्या हो रही है, ए से नीचे आ रही है। लिफ्ट क्या कर रही है, ए से नीचे आ रही है। क्वेश्चन है कि अ बॉल इज रिलीज्ड, a ball is released by a boy inside the lift। एक बॉल को बॉय रिलीज कर रहा है लिफ्ट के इनसाइड। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू, एक्सीलरेशन हमें बॉल का बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू में किसके रिस्पेक्ट में बताना है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ना, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। सोल्यूशन के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है फिर देखेंगे हमें करना क्या है।
हमें दिया गया बॉल को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने से क्या होता है, वेलोसिटी तो तुरंत नहीं बदलती, जो वेलोसिटी होती है वही हो जाती है, लेकिन फोर्स तुरंत बदल जाता है। फोर्स अगर हम हाथ में पकड़ा हुआ था तो नॉर्मल लग रहा था, जैसे ही रिलीज किया ग्रेविटी लगने लग गया, है ना। तो तुरंत फोर्स बदलेगा, तुरंत फोर्स बदलने से तुरंत ही एक्सीलरेशन बदल जाएगा। तो इसमें जो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, वो कितना निकल के आएगा, माइनस का जी और जे कैप। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का जी जे कैप। फिर दूसरी बात, अगर हमें एक्सीलरेशन लिखना है किसका, लिफ्ट का लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है। एक्सीलरेशन किसका लिखना है, लिफ्ट का लिखना है, और किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वो कितना दिया गया हमारे पास, माइनस ए जे कैप, ऐसा दिया गया है। क्या पूछा क्या गया है कि एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पूछा गया है। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पूछा गया है, तो इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बॉल का दिया गया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो तो हम यहां पर अगर वेरिएबल को हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम अब सेम वेरिएबल यहां पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो हमें बॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है तो हमने ऐसे लिख दिया, अब लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है तो हमने ऐसे लिख दिया। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका उल्टा करके हमें जोड़ना पड़ेगा। तो बस एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास पता है, माइनस जी जे कैप, और माइनस किसका निकालना है मुझे, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, ये वाला माइनस ए का जे कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जी प्लस ए कैप, और जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, जे कैप। ये निकल के आएगा हमारा एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में निकल के आएगा, बॉल का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। जो ये तो हमने देखा है नॉर्मल तरीके से, पूरे फॉर्मूले मेथड के तरीके। अगर डायरेक्ट देखना चाहते तो क्या बोलते, ये नीचे की तरफ जी जा रहा है, अगर इसी का एक्सीलरेशन हमें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखना है तो हम क्या करें, इसके वाले को उल्टा करके जोड़ दें। ये नीचे की तरफ था माइनस से, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा प्लस से, उल्टा करके जैसे ही इसको जोड़ा तो क्या ये निकल के आ गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसी बात को और अच्छे समझे कि अगर ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन जो है ना वो नीचे की तरफ जी कर दिया जाता, नीचे की तरफ जी कर दिया जाता, तो ये क्वांटिटी अब क्या हो जाती, जीरो हो जाती। ये क्वांटिटी अब क्या हो सकती थी, हो जाती जीरो हो जाती। तो ऐसे करके हम, तरीका बेसिकली क्या है इसमें, जो भी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं उसमें तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो पूछा गया है, जो गिवन है उसको लिखते हैं, जो पूछा गया है उसको लिखते हैं, उसके बाद अपने आप दिखने लग जाता है कि हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पर हमने बॉल और लिफ्ट का पता कर लिया, अब हमें ये बताना था कि बॉल का किसके रिस्पेक्ट में, लिफ्ट का किसके रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा ना हो कि ग्राउंड और लिफ्ट के बीच में कुछ इंटरचेंज होता तो इनको वापस में इंटरचेंज करके प्लस माइनस से हम इसको कर सकते थे। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, अब आगे देखते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली में जो रेनमैन प्रॉब्लम है ना, बहुत ही करना इनको आसान काम है, बस जो बातें इनमें समझने की है उनको एक बार देख लेते हैं। जो भी हमें वेलोसिटी, जो रेन है वो नीचे की तरफ गिरती है हमें पता है, जो रेन पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। मान लेते हैं हमने रेन के पार्टिकल को ऐसा नीचे की तरफ गिरता हुआ मान लिया। जो वेलोसिटी ऑफ रेन दी जाती है, एक्चुअली में वो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको दी जाती है। दूसरा जो हमारे पास दूसरा जो लेते हैं वो हम लेते हैं मैन, और जो मैन की वेलोसिटी भी हम लेते हैं ना उसको भी हम ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही लेते हैं। तो जो दूसरी बात हमारे पास होती है, डेटा जो हमारे पास होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दो बातें हमें जनरली पता होती हैं, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कई बार इसके हाथ में छाता वगैरह दे देते हैं, एम्ब्रेला दे देते हैं, और कहते हैं कि मैन को कितनी रेंज से कैसे ये अपने हाथ में, जैसे यहाँ पर इसके हाथ में अम्ब्रेला ले लिया गया, एक क्वेश्चन को थ्रू इसको समझते हैं। तो ये बोलेगा कि इसके पर्सन को उस अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना चाहिए कि ये बारिश से बच पाए, बारिश से बच पाए। इसी बात को हम ऐसे भी बोलते हैं कि इसको हमें वर्टिकल से कितना एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए।
सारी बातों का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि हमें क्या निकालना चाहिए। हमने अभी जैसा कि पढ़ा हुआ था, हमें निकालना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ जो रेन है ना, वो हमें मैन के रिस्पेक्ट में कैसे दिख रही है। जो हम वेलोसिटी ऑफ रेन देख रहे हैं वो हमें मैन के रिस्पेक्ट में कैसे दिख रही है। अगर मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, हमारा जो टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कि हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी होती है। जो हमारा टारगेट है ना वो हमारा ये रहता है। अगर हमने वेलोसिटी ऑफ रेन निकाला है मैन के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे आ गए, तो हमें अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना चाहिए, तभी तो हम बचेंगे बारिश से। अगर ये क्या दे रहे हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे निकल रही है, तो अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करके हम बचा जा सकता है बारिश से। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो ऐसे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो हमारी ऐसे आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, तो फिर मैन को ऐसे करके अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए और हम बारिश से आसानी से बच सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे पूछते हैं और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो ये है रेन ड्रॉप, ये क्या है, रेन ड्रॉप, ये गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ। ऐसे ही हमने बना दी चार कुछ, ये रेन बना दिया हमने, ये ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा। दूसरा है कि एक हमारे पास पर्सन है जो स्टार्टिंग स्टेज में कैसे था, इनिशियली क्या था, इट वाज एट रेस्ट, टी इज इक्वल टू 0 पर ये था, रेस्ट पर था और इसके हाथ में इसने ऐसे छाता पकड़ रखा था। ये सब बात कब की है, टी इज इक्वल टू 0 बोल दो या इसको इनिशियली बोल दो, ऐसा सीन हो रहा था शुरुआत में। अब फाइनल क्या हुआ, फाइनल ये हुआ कि ये जो पर्सन था ना, ये जो पर्सन है ये चलने लग गया है, किधर की डायरेक्शन में, ये चलने लग गया है भाई राइट की डायरेक्शन में 5 से, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चलने लग गया। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अब ये अम्ब्रेला को किस एंगल पे होल्ड करे, फाइंड एंगल थीटा सो दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो अब ये एंगल को जो मान लेते हैं अम्ब्रेला हमने इस तरीके से इसने पकड़ा होगा, ये क्या है, अम्ब्रेला है हमारा, छाता पकड़ने के लिए, बस डायग्राम से शो कर रहे हैं। तो इसमें ये सवाल ये पूछता है कि फाइंड एंगल एट विच person should hold umbrella so that he can save himself from rain, जिससे कि वो अपने आप को बारिश से बचा ले जाए। ये है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, सोल्यूशन देखेंगे इस बार का। हमें पता है कि हमें दिया गया है वेलोसिटी ऑफ रेन दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कितना दिया गया है -10 j। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया गया है, वो कितना दिया गया है हमारे पास, वो दिया गया है 5i। निकालना क्या है, निकालना हमारा टारगेट जो है वो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है मैन के रिस्पेक्ट में। तो लिख देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा कर दिया। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमें पता है, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में पता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन तो पता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको लिख दिया ऐसे। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे पास निकल के आ जाता है -10 j -5i। ये निकल के आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जिस तरीके से हमारे पास जो रेन है ना मैन के रिस्पेक्ट में जैसे गिर रही होगी, मैन को अगर रेन से बचना है तो उधर ही उसको अम्ब्रेला करना पड़ेगा। तो इस वाली बात को हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं। तो इधर की तरफ कितना आएगा
5 आई कैप, क्योंकि आई कैप की डायरेक्शन इधर ले लेते हैं तो इधर 5 ले लिया, इधर की तरफ कितना आएगा 10 आएगा, और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा निकल के आएगा। एक बात पता होती है कि वेक्टर के पैरेलल और लाइन के अलोंग उसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां पर हमने शिफ्ट किया तो यहाँ ये वाला एंगल अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या बना, थीटा, तो यहां से tan थीटा को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, tan थीटा को, तो जो tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकलेगी, 5/10, tan थीटा की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। tan हर वैल्यू को ले सकता है, tan क्या कर सकता है, हर वैल्यू को ले सकता है, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दें, tan इनवर्स 1/2। इस एंगल पे हमें एम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखो बारिश अगर ऐसे आ रही है तो आपको एम्ब्रेला होल्ड करने का जो पोजीशन है ना वो भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, तभी तो आप इसको बचा पाओगे। अगर आप सीधे एम्ब्रेला पकड़ लोगे तो बारिश से भीग नहीं जाओगे, और इसको हमने इसके हाथ में ऐसे पकड़ा दिया है तो दिखा रहे हैं अम्ब्रेला को कैसे इसने होल्ड करके रखा हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा था कि एंगल पूछ रहा था, कितने एंगल से, ये जो एंगल निकला है ना आपका, ये किधर से निकला हुआ एंगल है, ये निकला हुआ है वर्टिकल से थीटा। ये कहां से निकला है, वर्टिकल से थीटा। देखो आप अगर सिमिलरली इसके बारे में भी देखना चाहेंगे तो यहां हम देखना चाहते हैं ऐसे करके, तो हम क्या बोलेंगे कि इसने कहां से थीटा पकड़ा हुआ है, एंगल ने वर्टिकल से थीटा एंगल पर पकड़ा हुआ है, तो थीटा कितना निकल के आया, tan इनवर्स 1/2। इस एंगल पर अगर ये पकड़ेगा तो फिर बारिश में भीगने से बच जाएगा। रेनमैन के कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना होता है, पहले जो जो डेटा गिवन है उसको लिखो, रेन कैसे दी गई है उसके बारे में लिखो, और जो जो बातें डेटा हमारे पास है इसको आगे बढ़ते चले आते हैं, फिर देखते हैं कहाँ क्या हमें कर सकते हैं। सारे के सारे कई बार हमसे ऐसा पूछ लेगा कि ये जो एंगल था ना, पहले हो सकता है किसी एंगल पे पहले बारिश गिर रही हो, कह रही है कि कितनी तेज दौड़े कि बारिश का एंगल बदल जाए, तो आप तो उसको रुका हुआ मान लो, एक चीज को रोक लो, और दूसरी पहले आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लो, एक चीज को कोई निकाल लो, एक चीज आपने निकाल ली, और उसके जब वो सेट हो गई पूरा निकल के कि भाई हमारे पास बारिश तो ऐसी पड़ रही है, फिर अम्ब्रेला को वैसा जाके वहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ रहे हैं हमारे पास रिवर प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार सवाल आए हुए हैं, तो रिवर प्रॉब्लम के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। इससे पहले 2-3 बातें ऐसे ही सुनने के लिए जस्ट है कि अगर ये रिवर जिधर फ्लो करती है ना, जिधर रिवर फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर रिवर इधर फ्लो कर रही है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। कुछ टर्म्स होते हैं जो इधर रिवर से फ्लो के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, उसको क्या नाम दिया जाता है, अप स्ट्रीम नाम दिया जाता है। जो भी इसमें फ्लो कर रहा होता है, साथ साथ जा रहा होता है, इसको नाम देते हैं फ्लोट, और ये जनरली किससे चलता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर से ही चलता है। जितने से रिवर फ्लो कर रही होती है उतने से ही ये ऐसे की तरफ चला जाता है। दूसरा एक टर्म यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन बोलते हैं, कई बार इसको हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो जो भी हम वेलोसिटी ऑफ मैन दे रहे होते हैं या फिर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रहे होते हैं, ये सब किसमें दे रहे होते हैं, इन स्टिल वाटर। किसमें दे रहे होते हैं, इन स्टिल वाटर। जब हम इसको सबको स्टिल वाटर में दे रहे हैं मतलब कि रुका हुआ पानी है, तो ये जो वेलोसिटी हम सब कुछ दे रहे हैं, भले ही बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये सब कोई वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, इस सारी की सारी वेलोसिटी हमारी होती है रिवर के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर में इतने से स्विम कर सकता है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में तैर सकता है, रिवर के रिस्पेक्ट में तैर सकता होता है। ठीक है, जो रिवर फ्लो कर रही होती है वो किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही होती है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दी जाती है। मतलब आपको किसी ने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे दिया गया रिवर फ्लो का, ये बात बिल्कुल ठीक वैसे ही कि आप इसको इक्विवेलेंट मान लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास ऐसा दिया गया है। जब ये बिल्कुल एक जैसी बातें लिखी हुई हैं। जब हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब ये है, कुछ टर्म समझ लेंगे तभी तो सवाल कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन दिया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में। या फिर जो वेलोसिटी ऑफ हमारे पास स्विमर दिया गया है
ये भी किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, हमारे पास रिवर के रिस्पेक्ट में दिया गया है। अब इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स बनती हैं बेसिकली। पहला बनता है कि स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। क्या बोलता है? स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। तो देखते हैं, पहला जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है कि स्विमर जो है, स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। स्विमर रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर तैरता है। ये रही मेरी नदी। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां स्विमर जो है ना, वो किधर कोशिश कर रहा है तैरने की? परपेंडिकुलर तैरता है। अगर इस की विड्थ को मैं d मान लूं, जो रिवर है इसकी विड्थ को d मान लें, और इसके अंदर जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है? यहां पर मान लिया हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है। इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है, वो ऐसे की तरफ दी गई है। जो स्विमर है ना, वो कैसे तैर रहा है? वो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। अगर रिवर का फ्लो ऐसे है तो इससे परपेंडिकुलर तैर रहा है। हमें पता है कि स्विमर की वेलोसिटी जब लिख रहे होते हैं तो रिवर के रिस्पेक्ट में ही तैर रहा होगा, तभी तो बोलेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ गया हमारे पास ऐसा। ये परपेंडिकुलर तैर रहा है, ठीक है, लेकिन रिवर अपना फ्लो से तो इधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा है। भाई रिवर ये जाना चाहेगा ऐसे, सीधा चला भी जाता है ऐसे। अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही होती, रिवर फ्लो कर रही होगी तो रिवर इसको अपनी तरफ कुछ ले जाएगी। तो यहां से करने से हमें ये पता चला कि जो नेट ये पहुंच रहा होगा ना, वो इधर की तरफ पहुंच रहा होगा, और इस बात को हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे चल रहा होगा। अच्छा, अगर आपको इस वाली लाइन से यहां की तरफ जाना है तो कौन सी वेलोसिटी आपके लिए हेल्पफुल होगी इधर पहुंचने में? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ना, उसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। मतलब अगर कोई चीज वेलोसिटी इधर जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में जीरो। कोई चीज अगर इधर जा रही है तो उसका इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो। मतलब अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो आप सिर्फ जा सकते हो इसी वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी से आप कहीं नहीं पहुंचोगे इस डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि अगर ये क्रॉस करना चाह रहा है इसको, तो जो क्रॉस करना चाह रहा है, स्विमर पूरी की पूरी परपेंडिकुलर तैर रहा है, किससे? रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर तैर रहा है। तो इसको तैरने में लगने वाला टाइम कितना होगा? तैरने में लगने वाला टाइम, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये लिखते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, वो कितना निकल के आएगा हमारे पास? वो निकल के आएगा, हमने टाइम को t माना और ये टोटल डिस्टेंस को d है, इसको d लिख दिया, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा लिख दिया कि भाई अगर इसको तैरना है तो तैरने में ये कितना टाइम लगेगा? इसमें d अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इतना टाइम इसमें लग जाएगा। क्योंकि स्विमर ने पूरी की पूरी अपनी जो भी कैपेसिटी है ना, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया। ऐसा करने से जो अभी तैरने वाली, जो इधर क्रॉस करने वाली वेलोसिटी है, वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो पूरी पूरी अपनी ताकत से इधर क्रॉस कर रहा है। क्या ये यहां पर पहुंच पा रहा होगा? नहीं, यहां तो नहीं पहुंच पाएगा। ये किधर पहुंचेगा? ये एक्चुअली में तैरने की कोशिश तो ऐसे कर रहा है, लेकिन रिवर की वजह से ये कहीं इस डायरेक्शन में जाकर पहुंचेगा। और जो यहां से जितना ये दूर पहुंचा जाके, इसी को नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट देते हैं। इसी को नाम क्या देते हैं? ड्रिफ्ट। थोड़ा साफ लिख देते हैं और अच्छा सा सुंदर, इसको नाम क्या देते हैं भाई? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बेसिकली क्या है? डेविएशन है। जहां पहुंचना था ए पॉइंट पर, टारगेट किया था, पहुंच गया बी पॉइंट पर, तो जो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसी को हमने नाम दिया है भाई ड्रिफ्ट। इसको यहां पर हम लिख लेते हैं एल, कि इतना दूर आगे पहुंच गया। अब आप एक बात बताओ कि स्विमर अगर ऐसे तैर रहा है तो सबसे जल्दी अगर इसको तैरना होता तो कैसे तैरता? ऐसे तैरता, क्योंकि पूरी की पूरी कैपेसिटी इसको ऐसे ही तैरने में लगा देता। तो जो अगर परपेंडिकुलर स्विमर तैर रहा है तो इससे जल्दी ये कभी इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता,
क्योंकि पूरी की पूरी कैपेसिटी इसने लगा दी सीधा ऐसे तैरने में, और इस यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है इसको क्रॉस कराने में। तो जो स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है, इसमें जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर निकल के आया d/sr, जो ये टाइम है ना, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम टाइम। ये कौन सा केस है? मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी ये कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसी जो टाइम निकल के आया है, हेयर टाइम इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि इससे कम समय में ये कभी इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने पूरी कैपेसिटी को क्रॉस करने में ही तो लगा दिया। अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतने से तैर सकता था, तो पूरे के पूरे स्पीड से इधर ही तो तैर रहा है। तो जो मिनिमम टाइम निकल के आ रहा है ना, जो टाइम निकल के आ रहा है t dy/अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यही जो टाइम है, इससे ज्यादा जल्दी तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो सब जो ये टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं? कई बार मिनिमम टाइम पूछते हैं। इस सवाल को ऐसे पूछेगा, स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, और साथ ही साथ बोल देंगे ये जो केस आता है ना, इसको बोलते हैं मिनिमम टाइम वाला केस, कि इससे ज्यादा जल्दी कभी, जब भी स्विमर परपेंडिकुलर तैरेगा, मिनिमम टाइम में उसको क्रॉस कर लेगा। जो ड्रिफ्ट निकल के आता था, जो क्या निकल के आता था? ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट को हमने नाम दिया है एल। ये जा कैसे रहा है? टोटल लगने वाला वेलोसिटी इधर कितनी है? अगर इधर जाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता। इधर जाएगा तो किसकी स्पीड से जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो टाइम हमने निकाला है वो तो उतना ही मिल रहा है, जब तक यहां पहुंचेगा उतनी देर में यहां पहुंच जाए तो पहुंच जाए। तो यहां से जो निकल के आता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। जब भी कभी हमसे परपेंडिकुलर की बात की जाएगी तो हम बता देंगे कि ये मिनिमम टाइम में भी क्रॉस कर रहा है। ये हो गया। अब अगला केस पढ़ते हैं। यहां पर हमने देखा स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। इस बार स्विमर परपेंडिकुलर तैर रहा था, इस बार क्या कर रहा है? स्विमर क्रॉसेस परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। स्विमर क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। स्विमर क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। इस बार स्विमर जो है ना, परपेंडिकुलर इसको क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। देखते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है तो फिर से हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास ये रिवर गिवन है, तो ये इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। क्रॉस अगर कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, फिर से इसमें जो डेटा पहले दिया गया था वो बिल्कुल वही डेटा है। इसमें जो डी है वो इसके विड्थ दी गई है। साथ ही साथ अगर ये रिवर इधर फ्लो कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दी गई है, इसी को हम और अदर वर्ड में बोलना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया हमारे पास, है ना। जो वेलोसिटी ऑफ हमें स्विमर पता होती है, उसको और वर्ड में बोलना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है। कि बोल इतना देते हैं लेकिन उसको समझने के लिए ये समझते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि इस बार जो स्विमर है इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको करना क्या चाहिए? हम एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। तो इसको करना चाहिए कि भाई इसको इधर जो है ना तैरना चाहिए, इधर जाना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना वो इधर दी गई है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें इधर पता है। तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा रिजल्टेंट? ये निकल के आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आएगा, वो ऐसे होगा। अब ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये जाने की कोशिश तो इधर कर रहा है लेकिन पहुंच किधर रहा है? इधर पहुंच रहा है। तो इस बार जो केस होगा ना, ये पूरी की पूरी, अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें तो यहां पर हम tan थीटा लिखने से बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि tan थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहां पर? हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा को लिखेंगे। साइन थीटा डिफाइन करेंगे। ये वाली हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है,
ये वाली बात पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो इसको क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपॉन में लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसा साइन थीटा टेन थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये चीज तो हमें पता ही नहीं है ना। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये हो रहा है कि भाई ये कोशिश कर रहा है ऐसे चलने की, तभी तो ये परपेंडिकुलर क्रॉस कर पाएगा इसको एग्जैक्टली पॉइंट पे, क्योंकि अब इसकी जो नेट वेलोसिटी आई दोनों को निकल के वो इधर की डायरेक्शन में आ गई प्रॉपर, इधर के डायरेक्शन में अगर नेट वेलोसिटी आ गई तो फिर ये ऐसे इसको क्रॉस करेगा। जो ये वाला केस होगा ना, यही केस को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस केस। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस केस, क्योंकि आप देखो कि जो इसकी वेलोसिटी है इधर जा रही है और नेट वेलोसिटी यहां से इसने चालू किया और यहां पहुंच गया। हो क्या रहा होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो रहे होंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ जा रहा होगा स्विमर का, एक कंपोनेंट इधर होगा। जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसको रिवर हमेशा कैंसिल कर दे रहा होगा, तो जो पार्ट अब ये जा रहा होगा तो सीधे ऐसे ही जा रहा होगा। तो ये जो केस निकल के आता है इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस केस। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस केस। मतलब कि इससे कम दूरी तय कर, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी है तो फिर स्विमर को किसी एंगल थीटा पर जाना चाहिए, और वो थीटा हमने निकाल लिया है। तो इसी केस को क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस वाला भी केस। इस बार क्या करा है स्विमर ने, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर। मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर, ऐसा। हमें पता चल गया मिनिमम टाइम का भी केस पता चल गया। मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा। मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे करके चलना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस कर पाएगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस के लिए वो है किसी एंगल पे चलो कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे निकल के आ जाए, तो फिर ये इस तरीके से आगे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए पहुंच जाएगा। चलो अब ये हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन भी हम आपको करके यहाँ पर जस्ट दिखा देते हैं कि आप उसको समझ जाएंगे भाई कैसे इसको अप्लाई करते थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये रिवर दिया गया है, इसके बीच की जो विड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है, इनके बीच की जो हमने दे दिया है 5 किलोमीटर दे दिया है। कितना, 5 किलोमीटर, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर है। साथ ही साथ इसमें जो हमें पता है जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें पता है इन स्टिल वाटर दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर पर आवर। जो स्टिल वाटर में जो स्विमर स्विम करता है वो किससे करता है, 10 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दी गई है, ऐसे हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है, तो हम लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी रिवर की 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो अब ये आप मुझे बताओ कि भाई अगर इसको ये कैसे पहुंचना है, मिनिमम टाइम में पहुंचना है, क्या करना है, मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड मिनिमम टाइम। कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर एक बार देखते हैं। फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर, टेकन बाय स्विमर, एक मिनट, पूरी लाइन को फिर से लिख देते हैं। फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय swimmer to cross the river, क्रॉस द रिवर। जैसे ही बोला कि मिनिमम टाइम लेना है, तुरंत ही हमारे दिमाग में बात चल रही है कि अगर मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो बिल्कुल सीधे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधे जाना पड़ेगा। लेकिन रिवर का वेलोसिटी दी गई तो उसको उधर ले जाएगा, जब ऐसा होगा तो ड्रिफ्ट तो आ ही आ जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन में तो मिनिमम टाइम पूछ लिया और दूसरे में पूछ लेते हैं कि ड्रिफ्ट भी बता दो, ड्रिफ्ट क्या रही होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
छोटे से में सोल्यूशन हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। सोल्यूशन ये है कि अगर इसको मिनिमम टाइम में ट्रेवल करना है तो इसको क्या करना चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ना, पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको इधर ही तैरना चाहिए, जो पूरी की पूरी वेलोसिटी से इसको इधर ही तैरना चाहिए, अपनी जो स्विमर तैर सकता है। तो टोटल इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस निकला है वो कितना है, 5 है। और जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमारे पास 10। वेलोसिटी ऑफ स्विमर हम का मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस लिख लिया और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो तैर तो सकता है किधर भी, वो चाहे तो इधर तैर सकता है, वो चाहे तो इधर तैर सकता है, वो चाहे तो इधर तैर सकता है, लेकिन कैसे तैरे, परपेंडिकुलर तैरे, तभी ये मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। तो हमने इसको परपेंडिकुलर तैरवा दिया और मिनिमम टाइम हमसे पूछा गया था, तो हमारे पास जवाब क्या मिल रहा है, 5/10। इसका मतलब क्या है, 1/2 आवर, मतलब कि 30 मिनट लग जाएंगे इसको ऐसे पहुंचने में। अगर ऐसा लग जाएगा तो हमसे पूछ रहा है, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट पूछ रहा है। ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा इसका पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट हमारी क्या होगी, जब तक ये यहां से यहां तक पहुंचेगा उतनी देर में जो रिवर है इस पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी से आगे भी ले जा रही होगी। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी गई है, 5 मीटर सेकेंड नहीं लिखो, इसको किलोमीटर पर आवर लिख दो। रिवर को क्या लिख दो, 5 किलोमीटर पर आवर लिख दो, क्योंकि सारी चीजें हम किलोमीटर में लिख रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। तो टाइम हमारे पास दिया गया है 1/2 और इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है रिवर की, 5 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी दूर निकल जाएगा ये भाई, 5/2 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। ऐसे करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं देखना, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी गई है स्टिल वाटर, ये कितनी भी किधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन हमें मिनिमम टाइम की बात कर दी गई तो हम किधर इसको चलाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर बात करता कि मिनिमम डिस्टेंस की बात करता तो हम इसको किधर चला देते, ऐसे करके चला देते। इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे देखने जा रहे हैं, नया टॉपिक देखते हैं कि इसमें हम कंडीशन ऑफ कोलिजन के बारे में अब हम जानते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिजन से पहले कुछ बात लिखते हैं। अगर हमारे पास ए रिलेटिव जो है, ए रिलेटिव और वी रिलेटिव ये दोनों एक लाइन के लॉन्ग है तो फिर हमारा क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट है लेकिन एक लाइन के लॉन्ग है। इस केस में हमारा क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले हम ये जान लें कि कब कब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन का केस बन जाएगा। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन का केस हो जाएगा। रिलेटिव एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही लाइन के अलॉन्ग होंगे। ऐसा ना होकर ए रिलेटिव हमारा इधर की तरफ हो और जो वी रिलेटिव है वो भी हमारा इधर की तरफ हो, तो भी हमारा ये वाला केस भी क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन का केस होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर ऐसा नहीं होके कि ये दोनों ऐसे करके हो गए, लेकिन कहीं अगर केस ऐसा हो जाए कि भाई ए रिलेटिव हमारा इधर है और वी रिलेटिव जो हमारा वो इधर है और इनके बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा है और ये एंगल जो है वो थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, ना 0 डिग्री हो ना 180 डिग्री हो। तो इस बार हमारा स्ट्रेट लाइन केस नहीं बनता है, इस बार हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, इस बार हमारा बनता है पैराबोलिक मोशन। क्या बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। ऐसा ना हो कि हमारे पास क्या बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। देखो हमने क्यों इन सब बातों क्यों जानना चाहते हैं, देखो जैसे हम एक्सीलरेशन में पढ़ते थे ना, तो हम क्या लिखते थे भाई कि हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होता था, 0 होता था, बी रिलेटिव होती थी तो भी हम स्ट्रेट लाइन में जाते थे। इस केस में अगर एक केस को और शामिल करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास ए रिलेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए और बी रिलेटिव जो है ना वो कुछ हो, बी रिलेटिव क्या हमारे कांस्टेंट हो। अगर ए रिलेटिव 0 होगा तो बी रिलेटिव अपने आप कांस्टेंट हो गया, तो भी हमारा पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन ही पाथ होता है। ये बात हम क्यों जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमें ये पता चलना चाहिए कि कब भाई हमारा कौन सा मोशन किस तरीके से हो रहा है। इसके लिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप देखना इसका जवाब क्या आता है। सवाल ये है कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, तो बताना।
पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, path of one projectile with respect to another projectile is ये क्वेश्चन है मेरा। एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद अनदर प्रोजेक्टाइल इज। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या क्या है, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। ऑप्शन क्या क्या है कि भाई ये जो पाथ है ना वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा ना होकर ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक पाथ है। कोई और बोलना चाहे इसको तो क्या बोल दे कि भाई पैराबोलिक नहीं होके ये पाथ हमारा सर्कुलर हो जाएगा, ये पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कुछ और एक ऑप्शन डाल देते हैं, उसको डाल देते हैं कि भाई इनमें से कुछ नहीं होगा, कोई अलग सा पाथ हो रहा होगा जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इतनी जो ये जानकारियां दी गई है ना कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, तो हम देख लेते हैं कि भाई अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया, इसको हमने किसी एंगल यू से फेंक दिया, ये प्रोजेक्टाइल 1 ले रहे हैं, दूसरा इसको क्या ले लें हम, एंगल थीटा ले लें। दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल हमने लिया, देखो करके देखते हैं, ऐसे तो कुछ समझ में आने वाली बात है नहीं। दूसरा हमने प्रोजेक्टाइल लिया, इसको नाम दिया 2, और इस वाले प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे फेंक दे रहे हैं। इसको अगर U से फेंका तो इसको हम U2 नाम दे दें और इसको U1 नाम दे दें, ऐसा कर सकते हैं। इसका जो प्रोजेक्टाइल जाएगा वो ऐसे जाएगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा होगा U1 से इसके, तो इधर हमेशा ग्रेविटी भी नीचे की तरफ G लग रहा होगा, इस पर भी ग्रेविटी नीचे की तरफ, इसको एंगल हमने क्या दे दिया, अल्फा दे दिया, इस पर भी ग्रेविटी नीचे की तरफ G लग रही होगी। तो हम बताना चाह रहे हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का हाल देखना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या लिखेंगे, इसका एक कंपोनेंट U1 cos थीटा है, इधर की तरफ इसका एक कंपोनेंट क्या है, U1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या है, U1 sin थीटा। सिमिलरली इसका भी एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट जो होगा वो होगा U2 sin अल्फा, और इधर की तरफ होगा U2 cos अल्फा। अगर हम देख रहे हैं वेलोसिटी देख रहे हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की, किसके, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी देखे, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी सारी उल्टा करके इसको दे दें, तो हम उल्टा करके इसकी वेलोसिटी हम क्या देंगे, U1 cos थीटा प्लस U2 cos अल्फा। यही जो है हमारी, ये क्या निकल के आएगी, V रिलेटिव। यही क्या हमारे पास है, V रिलेटिव। मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल की दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आई वो तो ये निकल के आई, भाई इसको रोक लिया, इसकी उल्टा करके दूसरे को दे दी। बात कर रहे हैं ए रिलेटिव की, किसकी बात कर रहे हैं, ए रिलेटिव की। तो ए रिलेटिव देखो यहां पर है G, इसका भी उल्टा करके उधर देंगे तो ए रिलेटिव क्या निकल के आ जाएगा हमारा, G माइनस G इज इक्वल टू 0। ओ क्या देखा हमने, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की V रिलेटिव तो है लेकिन ए रिलेटिव नहीं है, B रिलेटिव तो है लेकिन ए रिलेटिव 0 है। ऐसा केस अगर होता था तो हमारे पास क्या निकल के आता था, स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसा केस अगर होता था तो क्या निकल के आता था, स्ट्रेट लाइन पाथ। एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ना वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन के बारे में कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल से कब कोलाइड करता है, कैसे करता है, उसको देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिजन को पढ़ते हैं। तो जो कंडीशन ऑफ कोलिजन है ये हम किसके लिए देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि जनरली इसी पर कई बार सवाल आ चुका है। कंडीशन ऑफ कोलिजन देखो, बस एक छोटी सी चीज है समझने के लिए, एक बार में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये बात। जैसे ये मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल दिया गया जिसको हमने U से फेंक दिया, नाम दे दिया U1 का एंगल दे दिया थीटा। दूसरा प्रोजेक्टाइल लिया जिसको फेंक दिया है किससे, U2 से फेंक दिया है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इसको अगर A लिख दें इसको B लिख दें,
तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला डिस्टेंस है वो कितना है? इन दोनों के बीच बनने वाला जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल डी। कितना नाम दे रहे हैं? कैपिटल डी। जो इस साइड में निकल के आ रहा है, जो इस साइड में निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है हमारे पास कंपोनेंट इसका u1 cos थीटा, और इधर की डायरेक्शन में क्या निकल के आ रहा है? u1 sin थीटा। ऐसे ही इधर की तरफ कंपोनेंट हम इसको अल्फा मान लें तो यहां क्या लिखेंगे कि यहां निकल के आ रहा है u2 sin अल्फा, और इधर कितना निकल के आ रहा है? u1 cos अल्फा। ऐसे करके u1 cos अल्फा, और उसको अगर अच्छे से लिख दें तो क्या लिख दें? u1 cos अल्फा निकल के आ रहा है इधर की डायरेक्शन में। ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर भी एक्सीलरेशन क्या लग रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी का g लग रहा है। इसके ऊपर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम देखेंगे तो कितना लग रहा है? g ही लग रहा है। तो ये वाला पार्टिकल है कुछ इस तरीके से मोशन करता हुआ जाएगा, जहां भी जाए। ये वाला पार्टिकल है, जरूरी थोड़ी यहीं आके गिरे, ये वाला पार्टिकल कहीं और मोशन करता हुआ निकलेगा। हो सकता है ऐसे यहां तक आए और यहां टकरा जाए ना, ऐसा भी हो सकता है कि यहां तक आए और कहीं और दूसरी जगह जाकर टकराए। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि पहली बात बताओ ये टकराएंगे भी कि नहीं टकराएंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अगर ये टकरा रहे हैं तो कहां टकराएंगे और कितनी देर बाद टकराएंगे। तो हम इससे पहले निकालने से पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को निकालते हैं। देखो अगर इनको टकराना है, समझना मेरी बात को, अगर इनको टकराना है तो ये वाली वेलोसिटी से तो टकरा नहीं सकते, क्योंकि आप इस वाले मोशन को इंडिपेंडेंट ऐसे करके सोचो कि जो ये जा रहा है प्रोजेक्टाइल, एक तो ऐसा मोशन है u1 sin थीटा प्लस u1 cos थीटा, ऐसे सोचने के लिए ऐसा मोशन है। जो दूसरा वाला है उसमें भी क्या लिखा हुआ है? u2 sin अल्फा और u2 cos अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप एक बात देखो सोच के कि ये तो इसकी वजह से ऊपर जाएगा, इसकी वजह से ये भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से इनका टकराने का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे ऐसे आ जाएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा ऐसे आ जाएगा। टकरा किस वजह से सकते हैं? जब ये इधर, इसकी वजह से ये इधर आए और इसकी वजह से ये इधर आए, तो बीच में कहीं टकरा जाए। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन के लिए हम वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालें तो इनका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पहले तो उसको 0 होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कंपोनेंट, इसका कोई काम ही नहीं है ना भाई। अगर हमें इनको दोनों को टकराना है तो ए रिलेटिव क्या, जो यू रिलेटिव है वो एक लाइन के अलोंग होनी चाहिए। इस लाइन के अलोंग अगर इसकी एक ही लाइन, इसी लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाए और इसकी बीच की डिस्टेंस हमें पता है, इसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी निकल के आ जाए एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की, तो पहले हम इनकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो पहले हम इसकी निकालना है किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे? u1 cos थीटा और इसकी उल्टा करके उसमें जोड़ देंगे प्लस u2 cos अल्फा। ये तो क्या निकली? i डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इसको i मान लिया। जो ये वाली निकली है वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी हमारे पास u1 sin थीटा माइनस, क्योंकि इस बार ये इसके उल्टा आके जुड़ेगी, ये इधर जुड़ रहा था एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है, ये क्या जुड़ रहा है? उल्टा डायरेक्शन में आके जुड़ेगा, u2 sin अल्फा। और एक्सीलरेशन जो निकल के आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 0, क्योंकि इसका भी नीचे की तरफ है g, इस वाले का भी नीचे की तरफ है g, तो एक्सीलरेशन तो क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। एक्सीलरेशन दोनों का निकल के आया 0। तो हमें क्या पता चला कि u रिलेटिव तो कुछ है, a रिलेटिव 0 है, तो मतलब ये मोशन कौन सा कर रहा होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट अगर हम इसको 0 कर दें, इस वाले कंपोनेंट को, तो हमें पक्का गारंटी हो जाएगी ये जाके यहाँ टकरा जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से तो कुछ हो ही नहीं रहा ना,
u sin थीटा वाले। तो फॉर कोलिजन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए हमारा, जो u1 sin थीटा है वो बराबर हो जाना चाहिए u2 sin अल्फा से। अगर कोलिजन कराना है तो u1 sin थीटा जो है वो u2 sin अल्फा के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे ये कंपोनेंट खत्म हुआ तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, और एक को रुका हुआ मान लेंगे, दूसरा चल रहा होगा तो जाके एक टाइम के बाद उससे टकरा जाएगा। तो टाइम आफ्टर विच कोलाइड, जब ऐसा होगा मतलब ये कंपोनेंट क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट होने चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कौन सा लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या इनको आपस में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो फिर टाइम क्या होगा, कितनी देर बाद टकरा जाएंगे, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम आफ्टर विच कोलाइड क्या निकल के आएगा, आफ्टर विच कोलाइड। अभी एक सवाल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि डी तो इनके बीच की डिस्टेंस रहनी चाहिए, साथ ही साथ ये किससे किससे चलते हुए टकरा जाएंगे, u1 cos थीटा प्लस u2 sin अल्फा, ऐसा होगा। अब आप और अच्छे से अगर समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हमें अगर इसको प्रोजेक्टाइल को आपस में टकराना है तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में हो जाना चाहिए कैंसिल, और जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उससे जाकर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल लिया गया है इस बार 37 डिग्री। दूसरे प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक रहे हैं, और कितने से फेंक रहे हैं, 20√2 से फेंक रहे हैं, सॉरी इससे कितने v से फेंका जाए, v भी पता कर लेते हैं साथ ही साथ। और इनके बीच का एंगल जो हमने ले लिया है वो एंगल ले लिया है इस बार 45 डिग्री। क्या ले लिया एंगल, 45 डिग्री। पहले तो ये बताना है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अगर कोलिजन करना है तो कितने टाइम के बाद ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो फाइंड v so that they will collide each other। कितने से फेंक दें कि एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं। और दूसरा क्या है कि फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन after which they will collide, they will collide। वो टाइम बताना है जिसके बाद ये टकरा जाएंगे। तो हमें पता है अगर कोलिजन की कंडीशन बतानी है तो सिंपल सी बात है, कंडीशन ऑफ कोलिजन हमारे पास क्या है, यहीं पर देख लेते हैं सोल्यूशन इसका, यहीं पर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन की कंडीशन ऑफ कोलिजन हमारे पास क्या है। सोल्यूशन देख रहे हैं भैया, इनके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हम क्या ले रहे हैं 20 cos 37 विच इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 20 इंटू 4/5, तो जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 16। ये वाला कंपोनेंट निकल के आएगा 20 sin 37, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20 इंटू साइन 37 होता है 3/5, तो कितना निकल के आएगा 12। टकराने के लिए कंडीशन क्या है, ये वाला, इसके अगर ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा b cos 45। cos 45 का मतलब क्या होता है b इंटू √2, b इंटू 1/√2, तो कितना होगा b/√2। और ये वाला कंपोनेंट कितना निकल के आएगा b/√2। तो अगर इनको कोलाइड होना है फॉर कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर कोलिजन के लिए इनका क्या होना चाहिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये इस वाले कंपोनेंट को करना चाहिए कैंसिल, मतलब कि b/√2 जो √2 है वो निकल के आ जाए किसके 12 के निकल के आ जाए। तो v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12 इंटू √2 से इसको फेंक दो तो जरूर ही आपस में कोलाइड कर जाएंगे। ऐसा
कोलिजन के लिए हमने क्या होना चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल आउट। अब कितनी देर बाद कोलिजन करेंगे, तो दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं। ये कौन सा वाला पार्ट है, क्या भाई कोलाइज तो करेंगे, यहाँ से बी निकल के आएगा 12√2 मीटर पर सेकंड से इसको फेंकेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कितना टाइम बाद कोलाइड करेंगे, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, तो टाइम कितना लेंगे हम, टाइम लेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को सपोज दैट अगर इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, d मान लो, तो हमें कितनी देर बाद ये आपस में कोलाइड करेंगे, d अपॉन ये वाला वेलोसिटी प्लस ये वाला वेलोसिटी, मतलब कि 6 ये निकल के कितना आ रहा है 16 प्लस v/√2, v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 12 इंटू √2, v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 इंटू √2, b की वैल्यू हमारे पास b√2 बराबर 12, बिल्कुल सही, ये निकल के आई 12√2 निकल के आई है। तो ये टकराएगा किसकी वजह से, इस वाली वेलोसिटी की वजह से टकराएगा, 16 वाली की वजह से। 16 प्लस कितना होना चाहिए b/√2, ये दोनों जुड़ेंगे आगे, क्योंकि अगर इसको यहीं रुका हुआ मान ले तो इससे भी ये इधर पास आ रहा है, इससे भी ये पास आ रहा है, तो और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, d अपॉन 12/√2 को हम 12 इंटू √2 को √2 से काट देंगे 12, तो 16 प्लस 12 विच इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है d अपॉन 28। इतनी देर बाद में जाके टकरा जाएंगे। d की वैल्यू आप कुछ भी डाल लो, अगर मैं 56 यहाँ पर ले लेता डेटा सेट करने के लिए, तो d हमारा कितना आ जाता 2 सेकंड, यहाँ पर जवाब आ जाता हमारा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पूरे प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला ये दिया गया है, स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है ना, बस सबसे पहले उसको लिखते रहते हैं कि जो स्विमर की स्पीड है स्टिल वाटर में, कि इस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो निकल के आ रही है वो 20 निकल के आ रही है। ठीक है, अभी हम कुछ, क्योंकि ये स्विमर की है, एक किसर भी तैर सकता है, लेकिन तैरेगा कितने से 20 से ही। फिर कह रहा है स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो दी गई है वो कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगली बात है इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। यहां पर एक डायरेक्शन की बात देख लेते हैं कि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो इस डायरेक्शन को हम ले रहे होते हैं ईस्ट, इसको ले रहे होते हैं वेस्ट, इसको लेते हैं नॉर्थ और इसको लेते हैं साउथ। अगर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है मतलब कि हमारा रिवर जो होगा वो ऐसा होगा, रिवर का फ्लो जो रिवर फ्लो होगा हमारा रिवर ऐसा होगा, तो रिवर का जो फ्लो है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर आई कैप मान लेंगे, लेकिन अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगा कर लेंगे। ठीक है, इफ ही इज स्टार्टिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर, साउथ बैंक मतलब कि यहाँ कहीं खड़ा है और क्रॉस करना इसको चाह रहा है, विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, किस पाथ से क्रॉस करना चाह रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना चाह रहा है, मतलब कि मिनिमम टाइम में नहीं चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि उसको कम से कम दूरी चलनी पड़े, कम से कम दूरी चलनी पड़ेगी, तो उसको किधर, क्या ऐसे चलना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, उसको ऐसे चलना पड़ेगा। हम लोग जैसा कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई। तो देखते हैं हमें क्या बता रहा है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ से हमें पहुंचना है, शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंचना है, तो क्या लिखेंगे कि यहां से स्टार्ट करे और यहां पहुंच जाए, तो हमें क्या लेना चाहिए, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसको इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा हमारा कितना 20। साथ ही साथ जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो किधर होनी चाहिए, ऐसे इधर होनी चाहिए, क्योंकि इसको किस रास्ते के साथ जाना है, इसको जाना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये वाली वेलोसिटी जो होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये नेट कैसे चल रहा होगा, ये नेट जा रहा होगा इस साथ पाथ इस वाले रास्ते पर और पहुंचेगा कहाँ, यहाँ, तो जो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि ये किससे एंगल पूछ रहा है, हमसे नॉर्थ से एंगल पूछ रहा है, तो हमें पता है ये वाली वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितना इसका है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास दिया गया है 10,
ये 20 दी गई है, यहाँ पर हमने एंगल डिफाइन किया है, मान लेते हैं थीटा। तो हमें क्या लिखना चाहिए, tan थीटा या sin थीटा? तो जवाब है sin थीटा। tan थीटा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या यहाँ पर एंगल लिखा है, tan थीटा लिखा हुआ है, तो sin थीटा, यहाँ एंगल हम लिखते हैं यहाँ पर sin थीटा। जो sin थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 10/20, 10/20 विच इज इक्वल टू कितना आया, हाफ आया। तो एंगल जो निकल के आ रहा है थीटा, वो कितना निकल के आ रहा है, 30 डिग्री। ये एंगल कहां से निकल के आ रहा है थीटा, ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने नॉर्थ माना है, तो ये एंगल नॉर्थ से ही थीटा निकल के आ रहा है। तो किधर डायरेक्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा एंगल, तो ये एंगल होगा यहां से 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में इसका एंगल होगा। ये इसका सही जवाब है, मतलब कि इसको ऐसे तैरना चाहिए 30 डिग्री पे। ठीक है भाई, अगर इसको कहां जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब उसको इस रास्ते पर जाना है, इसी रास्ते से इसको पहुंचना है, तो फिर ये इधर तैरना चालू करेगा तो इसको रिवर लाके इधर पहुंचाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर। तो जैसा जैसा डेटा हमारे पास है उसको एक बार मेंशन कर लेते हैं। 2 बिल्डिंग है, सेम हाइट की बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल 200 मीटर की बिल्डिंग है। तो जो इसकी हाइट वही इस वाली बिल्डिंग की हाइट। कैसा फायर किया गया, हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, कितने से, 25 मीटर पर सेकंड से। और दोनों को कैसे फायर किया गया, ऐसे ही फायर किया गया है, 25 मीटर पर सेकंड से किया गया है। दोनों बिल्डिंग के बीच में जो गैप है वो कितना है, 100 मीटर का है। तो अपन को बताना है कि भाई जो 2 बिल्डिंग है 200 मीटर हाइट है, सेम वेलोसिटी से फायर किया गया है, और कहां पर और कब ये आके ये टकराएंगी। तो हमें बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अगर इनको फायर किया गया तो एक चीज तो हमेशा इनके साथ रहेगी, वो क्या है, ग्रेविटी जी। अगर वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों मिल रही है तो फिर ये बन रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या बन रहा है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन का कहां पर हो रहा है कोलिजन। तो इसको जब 2 प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं तो हम इनको बिल्कुल पार्टिकल को ऐसे ही बना लेते हैं कि 25 से ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है जी से, और कहीं इस रास्ते पे क्या होगा, ये वाला जो होगा ये भी 25 से इधर जा रहा है, और ग्रेविटी नीचे जी लग रही है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल कर रहा हो किसी इस रास्ते पर गया होगा। हमें क्या चाहिए, कंडीशन ऑफ कोलिजन चाहिए। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन हमारे पास कैसे ये टकराते थे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई जो ये रिलेटिव निकालना चाहे, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, वी रिलेटिव निकालने में। तो जब दोनों का वी रिलेटिव निकाला, किसी एक को रुका हुआ मान लो, दूसरों को इसमें जोड़ दो, तो कितना निकलेगा, 25 + 25 बराबर 50। 50 मीटर इनका पर सेकंड जो निकला है, ये निकला है वी रिलेटिव। जो 50 मीटर पर सेकंड निकला है ये निकला है वी रिलेटिव। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप है 100। ये वाला गैप कैसे कवर किया जा रहा है, ये वाला गैप कवर किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, मतलब कि जो वी रिलेटिव इनकी है। तो हमारे पास लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है। और एक इससे पहले एक चीज देख लें कि क्या इनका एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालने के बारे में सोचे। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन देखो, इसका जी इधर, इसका जी इधर, दोनों को अगर उल्टा करके उसमें जोड़ोगे जाके तो फिर क्या बनेगा, g - g 0। मतलब कि रिलेटिव एक्सीलरेशन है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी की प्रॉब्लम है। कांस्टेंट वेलोसिटी की प्रॉब्लम है तो टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर और वेलोसिटी है 50, तो ये पहुंच जाएगा अपना 2 सेकंड में जाके टकरा जाएगा। एक बार ये टकरा गया तो अगला सवाल ये है कि कब टकरा रहा है, वो बात तो क्लियर हो गई कि 2 सेकंड के बाद में टकरा रहा है। अब कहां टकरा रहा है, इस वाले में देख लो कि जो इसका, जब ये 2 सेकंड में टकरा रहा होगा तो प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा, प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा तो ऐसे ही रास्ते पर आ रहा होगा। जब ये इधर भी जा रहा है साथ ही साथ ग्रेविटी इसको नीचे भी ला रही, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम 0 मानते हैं। मानते नहीं मानते, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सीलरेशन
इसके किसी एक पार्टिकल के लिए लगा लेते हैं। तो इसके लिए एक्सीलरेशन g लिखा हुआ है, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहें अगर दूसरे पार्ट के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इधर वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान लो। यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो u है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो u है वो क्या है हमारा 0 है, और s हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। u तो आ गया हमारा 0, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने क्या माना हुआ है, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने माना हुआ है नेगेटिव, तो ये s की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा -s, क्योंकि हम वेक्टर को तोड़ते हैं प्लस माइनस में। u 0 तो ut भी 0 माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, टी कितना है 2 सेकेंड, जब तक कि ये टकरा गया होगा तब तक जितना नीचे आ गया उतना ही तो नीचे आना है, तो हमें यहाँ से माइनस हटा दें तो s की वैल्यू निकल के आ रही है 1/2 इंटू 10 इंटू टी की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2, तो कितना निकल के आया भाई, s बराबर 20 मीटर। अब आप एक चीज देखो कि हमने 20 मीटर आया हुआ है, तो ये कहाँ से 20 मीटर आया, स्टोन कहाँ से गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है। तो ये जो एक्चुअल में इसका अगर एनालिसिस देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये स्टोन से अगर गिर रहा होगा तो यहां से 20 मीटर आने के बाद में ये क्या होगा, कोलाइड करेगा, यहां से 20 मीटर आने के बाद कोलाइड करेगा ये। अब ये तब तक टाइम कितना लगा दिया होगा इसने, तब तक टाइम लगा दिया होगा 2 सेकेंड का, तब तक टाइम कितना लगा होगा 2 सेकेंड का। देखो यही क्वेश्चन था हमारा कि 2 सेकेंड के बाद में और बिल्डिंग में कहां पे कोलाइड करेगा जाके, 20 मीटर यहां से हाइट ले रहे हैं, तो नीचे से हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ 20 मीटर नहीं, हाइट तो हम बेस से लेते हैं, तो नीचे से हाइट कितनी होनी चाहिए, नीचे से हाइट ऊपर से 20 है तो नीचे से कितनी होगी 180, अगर ऊपर से 20 ले रहे हैं तो नीचे से 180, और हाइट हमने रेफरेंस ले कहां से रहे हैं, नीचे से तो ले रहे हैं, तो ये वाला इसका जवाब हो जाएगा सही। होप आपके लिए ये लेक्चर यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर इनको हम वैसे नहीं करना चाहते थे ना तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सवाल हम केवल अपने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ में हम लगा सकते हैं। जैसे कि ये 25 से इधर आ रहा था तो हम क्या बोल देते कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटिव डिस्टेंस कैसे कवर हो रही है 50 से, तो 2 सेकेंड बाद आपस में टकरा जाने चाहिए। जब तक ये 2 सेकेंड बाद आपस में टकराएंगे तो इस समय तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 है, 2 सेकेंड बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी जाके, 1 सेकेंड में 10, दूसरे सेकेंड में कितनी 20, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते थे कि s बराबर u प्लस बी बाई 2 भी तो लगा सकते थे, s बराबर u प्लस बी बाई 2 इंटू टी, दूसरा वाला मेथड था, तो v हमारी मिल जाती 20, u तो 0 था ही सही वर्टिकल डायरेक्शन में, अपॉन में 2 करते तो 10 और मल्टीप्लाई करते t से, t मतलब कि जो जितनी देर में नीचे आया, कितनी देर में नीचे आया 2 सेकेंड में, तो जवाब फिर से हमारा 20 निकल के आता। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप एक बार क्विक रिवीजन इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।